नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। देश में फिर से बढ़ने लगे कोरोना के मामले। बीते 24 घंटों में सामने आए 41,806 नए केस। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। बीते 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण के नए 41,806 मामले सामने आए हैं। वहीं 581 लोगों को वायरस की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी है। हालांकि इस दौरान 39,130 लोग कोरोना वायरस से रिकवर भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में अब तक कोरोना से कुल 3,09,87,880 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 3,01,43,850 मरीज संक्रमण से रिकवर भी हो चुके हैं। देश में अभी तक कोविड-19 के एक्टिव मामलों की संख्या 4,32,041 है, जबकि मृतकों का आंकड़ा 4,11,989 तक पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सपा के विरोध प्रदर्शन में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। एसपी ने दिए जांच के आदेश। जी हां दोस्तों, यूपी के आगरा में गुरुवार को समाजवादी पार्टी के विरोध प्रदर्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने का मामला सामने आया है। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सुनाई दे रहे हैं। इसके बाद एसपी सिटी रोहन बोन्ने ने इस पूरे मामले की जाँच के आदेश दे दिए हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी की ओर से प्रदेश की सभी तहसीलों पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। आगरा में भी समाजवादी पार्टी की महानगर इकाई ने प्रदर्शन किया। इसी दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने का मामला सामने आया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी और अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, तभी बीच में से कोई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाता सुनाई दिया। इसका 38 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद खलबली मच गई। मामले को लेकर सियासी हलचल भी तेज हो गई है। वायरल वीडियो में भीड़ के साथ समाजवादी पार्टी के स्थानीय पदाधिकारी भी नजर आ रहे हैं। पार्टी महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार भी इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूल अब आरटीआई के दायरे में आएंगे। फीस समेत देनी होगी पूरी जानकारी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूल अब सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में होंगे और उन्हें आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी अनिवार्य रूप से देनी होगी। इससे प्राइवेट स्कूल से सूचना पाने में छात्रों और उनके अभिभावकों को इधर उधर भटकने से राहत मिलेगी। आपको बता दें कि राज्य सूचना आयोग ने यह आदेश दिया है। राज्य सूचना आयुक्त प्रमोद कुमार तिवारी ने अपने आदेश में प्राइवेट स्कूल में जन सूचना अधिकारियों की नियुक्ति के लिए कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि गैर सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूल आरटीआई एक्ट के दायरे में होने चाहिए। ये काफी समय से बहस का विषय रहा है। लखनऊ के दो नामी प्राइवेट स्कूलों के संबंध में दायर की गई संजय शर्मा की याचिका के बाद एसआईसी ने मुख्य सचिव को निजी स्कूल प्रशासकों को निर्देश देने के लिए कहा है कि वह आरटीआई एक्ट 2005 के तहत लोगों को जानकारी मुहैया कराने की सुविधा के लिए अधिकारी नियुक्त करे। आपको बता दें दोस्तों, प्राइवेट स्कूलों ने आरटीआई के तहत इस आधार पर जानकारी नहीं दी थी कि उन्हें राज्य से कोई मदद नहीं मिलती है और इसलिए वे आरटीआई एक्ट के दायरे से बाहर हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट को दान देने पर मिलेगी टैक्स में छूट। सीबीडीटी ने जारी किया नोटिफिकेशन। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने योग गुरु बाबा रामदेव से जुड़े हरिद्वार स्थित पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट को रिसर्च एसोसिएशन का टैग प्रदान किया गया है। अब इस संस्थान को दान देने पर दानदाता टैक्स में छूट हासिल कर सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़े सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने मंगलवार को एक नोटिफिकेशन जारी कर यह जानकारी दी है। यह नोटिफिकेशन साल 2021-22 से साल 2026-27 के दौरान किए गए दान पर लागू होगी और कोई दानदाता उसी अवधि के लिए टैक्स कटौती का दावा कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि दानदाता दान के बराबर की राशि अपने टैक्सेबल इनकम से घटा सकता है। इससे दानदाता की टैक्स के लायक इनकम घट जाएगी। आपको बता दें दोस्तों, सीबीडीटी ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स 1961 धारा 35 की उपधारा 1 के क्लोज 2 के उद्देश्य के तहत वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए रिसर्च एसोसिएशन की कैटेगरी के तहत मेसर्स पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट हरिद्वार को मंजूरी दी है। यह आधिकारिक गजट प्रकाशन की डेट से ही लागू होगा और आकलन वर्ष 2022-23 से 2027-28 तक लागू रहेगा।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूपी पंचायत चुनाव में कोरोना से जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिवारों को 30 लाख की सहायता। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कई कर्मचारियों ने ड्यूटी दी थी। उस दौरान कोरोना का खतरा अपने चरम पर था और कई लोगों ने ड्यूटी या फिर ट्रेनिंग के दौरान अपनी जान गंवाई है। ऐसे में उन कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक सहायता देना बड़ा मुद्दा बन गया था। अब राज्य सरकार ने इस सिलसिले में बड़ा फैसला लिया है। 2020 राज्य कर्मचारियों के परिवारों को 30 लाख की अनुग्रह राशि दी जाएगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले राज्य कर्मचारियों का सत्यापन करने के बाद सरकार ने अंतिम सूची जारी कर दी है। उस सूची में उन तमाम कर्मचारियों के नाम मौजूद हैं जिन्होंने कोविड की वजह से चुनाव के दौरान अपनी जान गंवाई थी। उन सभी के परिवारों को सरकार की तरफ से 30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जानकारी दी गई है कि इस अंतिम सूची को राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दिया गया है। ऐसे में प्रक्रिया पूरी होते ही परिवारों को जरूरी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों के छात्र अब बिना टीसी ले सकेंगे गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन। मनीष सिसोदिया ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे ऐसे छात्र जो अब अपना नाम कटवाकर सरकारी स्कूलों में दाखिला लेना चाहते हैं, उन्हें स्कूल से ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बिना ट्रांसफर सर्टिफिकेट जमा कराए ही उन छात्रों को दाखिला दिया जाएगा। प्राइवेट स्कूलों से इन छात्रों का ट्रांसफर सर्टिफिकेट शिक्षा विभाग के अधिकारी अपने स्तर पर लेंगे। अभी तक नर्सरी, केजी और पहली कक्षा के लिए ही 28,000 छात्रों ने सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन किया है। 91,000 आवेदन छठी से 12वीं कक्षा में दाखिले के लिए मिले हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट की बाध्यता खत्म होने पर और बड़ी संख्या में छात्र सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन करेंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर। पहली तिमाही के दौरान डबल डिजिट में होगी इकोनॉमिक ग्रोथ। जी हां दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से अच्छे संकेत मिल रहे हैं। दरअसल रेटिंग एजेंसी इक्रा की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के बाद राज्यों की ओर से लगाए गए लॉकडाउन या कर्फ्यू जैसे स्थानीय प्रतिबंधों को हटाने के चलते आर्थिक सुधार ने रफ्तार पकड़ ली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2020-21 के निचले आधार के मुकाबले अप्रैल-जून 2021 के दौरान 2.5 अंक में बढ़ेगी। हालांकि अभी यह वित्तीय वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में देखे गए स्तर से कम रहेगी। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी साल दर साल आधार पर 2 अंकों में वृद्धि हासिल करेगी। देशव्यापी लॉकडाउन के चलते वित्त वर्ष 2019-20 की जून तिमाही में जीडीपी में 23.7% की कमी दर्ज की गई थी। इसके चलते पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान 7.3% की गिरावट देखी गई है। रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि राज्यों की ओर प्रतिबंधों के चरणबद्ध तरीके से हटने के बाद आर्थिक गतिविधियों में सुधार हुआ है। इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा है कि मई 2021 के मुकाबले जून 2021 में 15 संकेतों में से 13 का प्रदर्शन साल दर साल आधार पर समान है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। तेजी से बढ़ रहा है डेल्टा वेरिएंट का कहर। महामारी की तीसरी लहर के प्रारंभिक दौर में दुनिया। जी हां दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रमुख टेड्रोस अदनोन गेब्रेयेसस ने कोरोना महामारी की तीसरी लहर को लेकर दुनिया को आगाह किया है। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते कहर के बीच उन्होंने कहा है कि दुर्भाग्य से हम अब तीसरी लहर के प्रारंभिक दौर में है। टेड्रोस ने कहा कि सामाजिक गतिविधियों के बढ़ने और रोकथाम के उपायों के असंगत उपयोग के चलते डेल्टा वेरिएंट के पांव पसारने के साथ ही नए मामले और मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने बताया कि डेल्टा वेरिएंट अब 111 देशों में पहुंच चुका है और जल्द ही पूरी दुनिया में हावी हो सकता है। टेड्रोस ने टीकाकरण अभियान में तेजी लाने की अपील करते हुए दोहराया है कि हर देश में सितंबर तक 10% आबादी का टीकाकरण पूरा हो जाना चाहिए। बाकी साल के आखिर तक 40% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लग जानी चाहिए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। पेट्रोल डीजल पर निर्भरता घटाएगा महाराष्ट्र, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को ऐसे देगा बढ़ावा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार अपनी ई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की शुरुआत कर
पॉल्यूशन पर नियंत्रण करने की कवायद कर रही है। नई पॉलिसी में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद पर रजिस्ट्रेशन में रियायत दी जाएगी। साथ ही चार्जिंग स्टेशन का विस्तार कर ऐसी गाड़ी खरीदने वाले लोगों को भी सहूलियत दी जाएगी। हालांकि कई लोग मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी की बात भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी में कई सहूलियतें दी हैं। इनमें से नई गाड़ी खरीदने पर अधिकतम 1 लाख रुपए की रियायत, इसके साथ ही 5,000 रुपए कीमत किलोवाट तक चार्जिंग की रियायत भी दी गई है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात करें तो फिलहाल देश भर में तकरीबन 1,15,004 पहिए वाहन है। साल 2021 में हर महीने तकरीबन 4,000 नई गाड़ियां पूरे देश में रजिस्टर हो रही हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। चीन LAC के बेहद नजदीक अपनी सेना के लिए बना रहा है स्थायी ढांचा, भारत की बढ़ सकती है मुश्किल। जी हाँ दोस्तों, चीन से चल रहे भारत के तनाव के बीच ड्रैगन फिर से वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब अपनी सेना के लिए स्थायी ढांचा बना रहा है। इस तरह के ढांचे के बन जाने से चीन की सेना भारत के साथ विवादित इलाके में कुछ ही देर में पहुंच सकती है। सरकार के वरिष्ठ सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि हर तरह का एक कैंप चीन की सीमा में अंदर और नाकुला लेक के ठीक पीछे बना है। यह इलाका उत्तरी सिक्किम में आता है, जो यहाँ से कुछ ही मिनट की दूरी पर स्थित है। ये वही जगह है जहाँ पर पिछले वर्ष चीन और भारत की सेना आमने सामने आ गई थी और दोनों के बीच काफी हिंसक झड़प भी हुई थी। इस वर्ष जनवरी में भी दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। रामलला के भव्य मंदिर निर्माण की समय सीमा तय, वर्ष 2023 की समाप्ति से पहले होंगे दर्शन। जी हां दोस्तों, राम भक्तों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। श्रद्धालु 2023 समाप्त होने के पहले ही भव्य मंदिर में रामलला का दर्शन कर सकेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने इस लक्ष्य को पाने के लिए निर्माण की समयबद्ध कार्य योजना बनाई है। इस योजना का ब्लूप्रिंट ट्रस्ट की रामनगरी अयोध्या के सर्किट हाउस में हुई बैठक में तैयार किया गया है। यह योजना के अनुसार मंदिर का निर्माण कार्य 2023 तक और संपूर्ण परिसर का विकास 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नासा ने चेताया, चांद पर होने वाली हलचल से दुनिया को खतरा, 2030 में आएगी भयानक बाढ़। जी हाँ दोस्तों, नासा ने एक अध्ययन किया है जिसमें बताया गया है कि चंद्रमा की कक्षा में थोड़ी सी भी हलचल हुई तो समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा और 2030 के दशक में विनाशकारी बाढ़ आएगी। नासा की स्टडी के मुताबिक 9 साल बाद दुनिया भर बाढ़ का कहर देखने को मिलेगा। स्टडी में बताया गया है कि इसका सबसे ज्यादा असर अमेरिका पर देखने को मिलेगा। दुनिया भर में मौसम करवट ले रहा है। कई जगहों पर चक्रवाती तूफानों और बाढ़ की संख्या बढ़ गई है। अमेरिका में भी कुछ दिनों पहले कई चक्रवाती तूफान देखे गए थे। अब इस अध्ययन से खुलासा किया गया है कि अगर चांद की कक्षा में जरा सी भी हलचल हुई तो दुनिया में भयानक बाढ़ आएगी और अमेरिकी तटरेखा को इसका सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। वहीं दक्षिणी गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों, तेलंगाना और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्के से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी हिमालय, पंजाब के कुछ हिस्सों, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के उत्तरी तट और रायलसीमा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर कुछ देर के लिए तेज बारिश हो सकती है। वहीं दिल्ली, राजस्थान के कुछ हिस्सों, गुजरात के बाकी हिस्सों, बिहार के कुछ हिस्सों, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बाकी पूर्वोत्तर भारत और लक्षद्वीप में हल्की बारिश की संभावना है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के सोने और चांदी के भाव का। तो दोस्तों भारतीय सराफा बाजार में आज सोने के भाव में तेजी दर्ज की गई, वहीं चांदी की कीमत में भी आज बढ़त का रुख रहा। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान दिल्ली सराफा बाजार में सोना 47,266 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था, तो वहीं चांदी 68,194 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। बात करें दोस्तों दिल्ली सराफा बाजार में, तो दोस्तों दिल्ली सराफा बाजार में सोने के भाव में 177 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी दर्ज की गई, जिससे 10 ग्राम सोने का भाव 47,443 रुपये पर पहुंच गया है। वहीं बात करें दोस्तों चांदी की, तो आज चांदी के भाव में 83 रुपये की मामूली बढ़त देखी गई, जिससे चांदी का भाव 68,277 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के दाम। तो दोस्तों आज पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे देश के चारों मेट्रो शहरों में पेट्रोल का रेट 101 रुपये के पार पहुंच चुका है।
इनमें भी सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल मुंबई में मिल रहा है। देश में सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में मिल रहा है। यहाँ 1 लीटर पेट्रोल के लिए आपको 112 रुपये 90 पैसे चुकाने होंगे, जबकि डीजल के लिए आपको करीब 103 रुपये 15 पैसे देने होंगे। बात करें दोस्तों दिल्ली में पेट्रोल के दामों की, तो दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 101 रुपये 54 पैसे हो गया है। वहीं बात करें डीजल के दामों की, तो दोस्तों डीजल 15 पैसे महंगा होकर 89 रुपये 87 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सिडनी के बाद अब मेलबोर्न में भी लगाया गया लॉकडाउन। ऑस्ट्रेलिया में फिर तेजी से फैल रहा है कोरोना संक्रमण। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में बढ़ते कोविड-19 संक्रमण के कारण सिडनी के बाद अब विक्टोरिया में भी लॉकडाउन के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तेजी से फैल रहे डेल्टा वेरिएंट संक्रमण के चलते प्रदेश में गुरुवार को 5 दिनों के सख्त लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के 2 बड़े शहर संक्रमण की मार झेल रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों, विक्टोरिया में लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं के लिए छूट रहेगी। इसमें किराने की खरीदारी, आवश्यक कार्य, व्यायाम, स्वास्थ्य देखभाल और टीकाकरण को शामिल किया गया है। 1.5 साल पहले महामारी शुरू होने के बाद से ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सबसे बड़े शहर मेलबोर्न में ये 5वां लॉकडाउन है। साथ ही इस दौरान राज्य की करीब 66 लाख आबादी को घरों में ही रहने के आदेश दिए गए हैं। वहीं सिडनी में पहले से ही लोगों के लिए घरों में रहने के आदेश जारी किए गए हैं। इस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया की करीब आधी 2.5 करोड़ की आबादी इस वक्त अपने घरों में कैद है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। मुंबई में ओला उबर से सफर हुआ महंगा, 15% तक बढ़ाया किराया। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का असर अब हर जगह दिखने लगा है। मुंबई में कैब एग्रीगेटर ओला और उबर ने अपने किराए में 15% तक का इजाफा करने का ऐलान किया है। ऐप बेस्ड दोनों एग्रीगेटर्स ने देश के अलग अलग राज्यों में किराए बढ़ाए हैं, जो वहां के ईंधन की दरों के हिसाब से है। हिंदुस्तान टाइम में छवि खबर के मुताबिक दोनों कंपनियों के अधिकारियों का कहना है कि उनके ड्राइवर्स की मांग थी कि किराया बढ़ाया जाए, क्योंकि ईंधन के दाम काफी बढ़ गए हैं। 4 मेट्रो शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम सबसे ज्यादा है। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 107 रुपये 54 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल 97 रुपये 45 पैसे प्रति लीटर के भाव से मिल रहा है। कुछ दिन पहले महानगर गैस लिमिटेड ने सीएनजी के दाम भी बढ़ाए हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दक्षिण अफ्रीका में बढ़ रही हिंसा, अब तक 72 लोगों की मौत। जी हां दोस्तों, पूर्व राष्ट्रपति जेकब जुमा को जेल में भेजे जाने के बाद दक्षिण अफ्रीका में बवाल जारी है। मंगलवार को अलग अलग शहर में शॉपिंग मॉल में जमकर लूटपाट की घटना हुई। अब तक 72 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका में दुकानों और गोदामों में मंगलवार को 5वें दिन भी लूटपाट हुई। सेना के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने बवाल को रोकने के लिए सेना की तैनाती की गई है। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी और उपद्रवियों पर सेना की कार्रवाई में 72 जानें चली गई हैं। लूटपाट की शुरुआत जोहान्सबर्ग से हुई, जो बाकी शहरों में चल रही है। इस लूटपाट को रोकने के लिए सेना ने 2500 सैनिक भेजे हैं, लेकिन यह संख्या पिछले साल के कोरोना वायरस लॉकडाउन को लागू करने के लिए तैनात 70,000 से अधिक सैनिकों से बहुत कम है। नतीजन कुछ शॉपिंग मॉल सेंटर पर केवल कुछ मुट्ठी भर सैनिक देखे गए। बवाल और लूटपाट की शुरुआत बीते शुक्रवार को हुई थी। तो यह थी दोस्तों आज के सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात शहर में किस नदी के किनारे पर स्थित है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।